कुछ चीजें समझाता हूँ पहले बेसिकली, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये फोन है। अगर मेरे को कोई बोले ये फोन कितने का है, मैं आई कैन से 60,000 का। ठीक है, कोई मेरे को पूछेगा ये पेन कितने का है, 10 रुपए का, कुछ भी ले लो। लेट्स से कोई मेरे को पूछा है ये जो माइक मैंने लगाया वो कितने का है, सो आई कैन से 1000 रुपीज। मतलब हर एक चीज का ना वैल्यू है बॉस। ये पेन ले रहा हूँ, ये टैबलेट, ये लैपटॉप, हर एक चीज का वैल्यू है। सेम ऐसे कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स से यू स्टे इन इंडिया। अब इंडिया मार्केट में हो और आपको कोई बोल रहा है कि भाई मेरे को एक बात बता, इफ आई वांट टू परचेज $1, हाउ मच आई नीड टू पे? यू विल से भाई 84 रुपीज। 84 रुपीज, $1 आपको चाहिए, 84 दे दो। मतलब यहाँ पे रेट किसका है? ये रेट है डॉलर्स का। लेट्स से समवन इज सेइंग कि बॉस आई नीड 1 यूरो, आई नीड 1 यूरो। कोई पूछेगा भाई रेट कितना है, आई कैन से 95। यहाँ पे हो क्या रहा है मालूम है? यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा इक्वेशन चालू है दैट अगर आपको कोई चीज लेना है इंडिया में, सो लेट्स से इफ यू वांट टू बाय $1, तो आप 84 रुपीज दो। अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो आप मेरे को 95 रुपीज दो। मतलब इट्स समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। व्हेन आई से एक्सचेंज रेट, मतलब $1 के बदले यू नीड टू पे मी 84 रुपीज। इफ यू वांट टू परचेज 1 यूरो देन इट इज 95 रुपीज यू नीड टू पे मी। सिंपल। इंडिया मार्केट में, इंडिया मार्केट में इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। दिस इज माई एक्सचेंज रेट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक्सचेंज रेट हो गया। और दूसरा, अगर आप इंडियन मार्केट में हो और आपको पैसा देना पड़ रहा है रुपीज में, देन इट इज समथिंग नोन एज, इट इज कॉल्ड एज दैट दिस इज अ डायरेक्ट कोट। अ डायरेक्ट कोट मतलब आपको $1 चाहिए 84, 1 यूरो चाहिए 95, दिस इज अ डायरेक्ट कोट। लेकिन समटाइम्स ना कहानी कुछ उल्टा होता है। समटाइम्स कहानी में ऐसा होता है कि आप इंडियन मार्केट में ही हो बट वो आपको रेट कुछ ऐसे दे रहा है। आई नीड कैल्सियम, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ डायरेक्ट कोट। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि इंडियन मार्केट में कुछ रेट्स ऐसे दिए होते हैं। ही इज लाइक 1 रुपीज के लिए हाउ मच डॉलर यू नीड टू पे। सो व्हाट आई विल डू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1 डिवाइड बाय 84, 1 सॉरी 85 लिख दिया मैंने, 84। 1 डिवाइड बाय 84। नाउ प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट 1 डिवाइड बाय 84। सो दिस इज कमिंग टू 0.01190। प्लीज चेक दैट डॉलर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस इफ यू वांट टू परचेज 1 रुपीज यू नीड टू पे $0.01190। आप इंडिया मार्केट में ही हो लेकिन आपको कोट ये ऐसे दे रहा है कि आपको अगर $1 के बदले में यू नीड टू पे मी $0.01190। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूरो। ₹1 में हाउ मच यूरोज यू कैन गेट? तो 1 डिवाइड बाय 95। प्लीज टेल मी। So 1 डिवाइड बाय 95, it is coming to 0.0105 यूरोस। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैंने इंडिया मार्केट में था और मेरे को कोई कोई किसी चीज का डायरेक्टली रेट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट। बट मेरे ही मार्केट में अगर मैं रेट कुछ अजीब वे से दे रहा हूं, देन इट इज समथिंग नोन एज इनडायरेक्ट कोट। डोंट वरी, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लूंगा मैं। इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कोट। नाउ अभी इंडिया का हो गया, लेट्स टॉक अबाउट यूएस पर्सपेक्टिव। ओके ठीक है, लेट्स से यू आर इन यूएस मार्केट। आप एक यूएस मार्केट में, नाउ अभी यूएस मार्केट में हो, दे आर गिविंग रेट्स समथिंग लाइक दिस। दे आर सेइंग देख बॉस, इफ यू वांट टू परचेज 1 यूरो, पे अस $1.02। एग्जाम्पल दे रहा हूं। इफ यू वांट टू परचेज 1 रुपीज, then pay us $0.01190।
let's say if you want to purchase 1 pound, yeah, or I can say if you want to purchase 1 Canadian dollar, then pay us 1 point, no, I'm so sorry, 0.80 डॉलर्स। आप यूएस मार्केट में हो और आपका डिनोमिनेशन आपको पे करने वो बोल रहा है डॉलर्स में, इट मींस इट इज नोन एज दैट दिस इज योर डायरेक्ट कोट, दिस इज योर डायरेक्ट कोट। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं। दूसरे वे से आप लेट्स से यूएस मार्केट में ही हो और आपको वो रेट ऐसे दे रहा है, वो बोल रहा है कि फॉर $1 हाउ मच यूरोज यू नीड टू पे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ 1 डिवाइड बाय 1.02। प्लीज टेल मी हाउ मच यू आर गेटिंग 1.02। सो दिस इज कमिंग टू 0.980 euros. For purchasing $1, you need to pay 0.980 euros. Next, if I want to say like this, how much rupees I need to pay? How much rupees I need to pay to purchase $1? So what I'm doing, 1 divided by 0.01190. This will give you answer 84 rupees. To purchase $1, you need to pay 84 rupees. Now let's calculate 1 CD. सर So ये हाँ सर, एक्सचेंज रेट सर हम लोग को दिया रहेगा ना? ऑब्वियसली सर दिया होगा, हाँ, लेकिन ना एक चीज हाँ, आपको उसमें सिखाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, डायरेक्ट एंड समटाइम्स ऐसा बोलेगा, देख बॉस ये डायरेक्ट कोड दे रहा हूँ, कन्वर्ट हाँ, दिस इनटू इनडायरेक्ट कोड। ओके, ओके, वो सब दिया रहेगा। अभी इसके ऊपर जो सम भी है ना सर, इतना हाँ, डीपली दिया नहीं बुक में, बट मेरे ओके, को ऐसा चाहिए कि कोई भी चीज नया है तो हमको रिस्क ना फेस हो। ओके सर, ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ आई वांट टू परचेज $1, then how much CD I need to pay? So 1 divided by 0.08. So you can say that 1 divided by 0.8 is 125. 1.25 what CD, Canadian dollar. आई होप ये सब आपको समझ गया। ये जो मैंने चीजें आपको बताई, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कोड। लेकिन कौन से मार्केट में? यूएस के मार्केट में दिस इज इनडायरेक्ट कोड। एंटनी सर, डाउट? चलो, आई होप ये सबको समझा ये क्या था। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। अब समटाइम्स वो ऐसा बोलता है कि लेट्स से यू आर इन यूएस मार्केट, उसने एक आपको रेट दिया, इट सेज 1 यूरो इज इक्वल टू $1.05। ऑब्वियसली इसने डिनोमिनेशन में ये दिया दैट हाउ मच यू नीड टू पे, देन आई कैन से दैट दिस इज योर डायरेक्ट कोड, दिस इज योर डायरेक्ट कोड। ओके, नाउ समटाइम्स क्वेश्चन ये बोलता है यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट कोड, देन आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उसने बोला कि आप डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करो, फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू ऑलवेज, जरा मेरी बात ध्यान से आप समझो। अगर आपको कभी ऐसा बोला उसने व्हाट यू नीड टू डू, सी पहले तो जो भी चीज दिया लिख दो उसको, 1 यूरो इज इक्वल टू $1.05। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एक सिंपल सा टेक्निक बता दो, करेंसी घुमा दो। नाउ यू विल से $1 इज इक्वल टू जो भी था उसको 1 डिवाइड बाय 1.05 लिख दो, खत्म, आंसर आपके सामने। सो 1 डिवाइड बाय 1.05, 1 divided by 1.05, this will give you 0.952, but क्या? यूरोस। For $1 you need to pay 0.952 euros। एक और एग्जांपल, ओके डोंट वरी, एक और एग्जांपल। चलो, नाउ लेट्स से आपको यूएस मार्केट में एक कोड दिया, इट सेज फॉर पेइंग फॉर परचेज ऑफ ₹1 यू नीड टू पे, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से इट सेज दैट यू नीड टू पे 0.1176 डॉलर्स। ये यूएस मार्केट में दे हैव गिवन यू डायरेक्ट कोड, ओके, ये यहाँ पे उसने डायरेक्ट कोड दिया, एंड आई एम सेइंग, दे आर सेइंग कि भाई इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर, डोंट वरी वी विल डू इट। चलो, तो मैंने क्या बोला था, करेंसी उल्टा करो पहले। $1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.01176। नाउ इफ यू नोटिस यू विल गेट ₹85। So it's nothing but a method of converting direct quote into indirect quote. Simple as that. Okay, now you might be feeling कि रवि ये पढ़ा क्यों था, वो तो बता। एक आराम से समझना, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जरा मेरी बात समझो।
नॉर्मली क्या होता है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू सी अबाउट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। अभी इसमें क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक डीलर है एबीसी एंड एबीसी इज फ्रॉम इंडिया, एबीसी इज फ्रॉम इंडिया। व्हाट ही डज, he have imported something, उसने कुछ import किया, okay, he has imported from PQR, okay, PQR है और ये he is from US. Now obviously ABC is on payment, उसको पेमेंट करना है और I can say it's on payable. Let's say for example मैं बोल रहा हूँ ये $5,000 है, ट्रांजेक्शन समझो। एबीसी ने कोई चीज इंपोर्ट किया है पीक्यूआर से, सो ऑब्वियसली एबीसी ऑन अ पेबल मोड, उसको पे करना पड़ेगा $5,000। अब ऑब्वियसली आई नीड सम रेट, आई नीड सम रेट। तो मेरी बात ध्यान से थोड़ी मेरी बात समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अब नॉर्मली इसको लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं दैट आई वांट टू रिकॉर्ड सम ट्रांजैक्शन, मेरे को बस ये बताओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना अमाउंट आने वाला है। नाउ अब मेरी बात समझ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रुपीज में ही बनेगा। हाउ कैन यू राइट दिस $5,000, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, तुम लिखोगे कैसे? सो व्हाट यू नीड टू डू, देख इधर समझ, लेट्स से तुमको एक रेट दिया, इट सेज कि देख भाई $1 इज इक्वल टू ₹84 है, ये एक्सचेंज रेट दिया। प्लीज मेरी बात समझ, ये ट्रिक तेरे को कोई नहीं बताएगा। अगर ये कभी भी आपको रेट दिया हो देन ऑलवेज यू नीड टू आस्क टू क्वेश्चंस। बहुत बार ऐसा होता है, तुमको किसी प्रोफेसर ने बोला होगा, मैंने ये वीडियो देखा है किसी का, ही सेज मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, अरे पोपट होगा, मल्टीप्लाई करेगा पोपट होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मल्टीप्लाई हुआ क्यों, समझो। यहाँ पे बहुत बार डिवाइड भी होता है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले वो समझो। दो क्वेश्चन हमेशा पूछने का, अभी वो दो क्वेश्चन कौन सा है समझ, यहां देख। द फर्स्ट क्वेश्चन शुड ऑलवेज आस्क रेट किसका है, रेट किसका है, पहला क्वेश्चन ये पूछने का। दूसरा क्वेश्चन पूछने का हाथ में क्या है, ओके। अब मेरी बात समझो, अगर ये दोनों का आंसर सेम सेम आया, अगर दोनों का आंसर सेम सेम आया देन यू विल मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूं तो पब्लिक को लगेगा क्रॉस है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई इट। लेकिन अगर ये दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आया, फॉर एग्जाम्पल एक का आंसर अगर डॉलर है, दूसरे का आंसर रुपीज है, देन यू विल डिवाइड। सब समझाता हूं, सब समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझो, आराम से आएगा समझ में। मैंने क्या बोला, दो क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज आस्क, रेट किसका है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछने का हाथ में क्या है, अगर दोनों का आंसर सेम आया देन यू विल मल्टीप्लाई, अगर दोनों का आंसर डिफरेंट आया देन यू हैव टू डिवाइड इट, ओके। आराम से समझो, एकदम स्लोली स्लोली बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रेट किसका है, यू विल से भाई रेट डॉलर का है, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आया डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का हाथ में क्या है, यू विल से $5,000, इधर भी डॉलर, मल्टीप्लाई। नाउ हाउ मच अमाउंट एबीसी विल रिकॉर्ड, सो यू विल से सर ये 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा होने वाला है 84 रुपीज। सो आई एम गोइंग टू गेट 5,000 multiplied by 84, I'm going to receive, I have to pay 4,20 rupees. I need to record in my books of accounts. You will say, रवि एक अलग एग्जांपल बॉस, ये तो सिंपल था, ठीक है अलग एग्जांपल लेंगे, पहले यहां तक सबको समझा के, ठीक है आगे चलो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आओ आओ आराम से समझाता हूँ। लेट्स से एक इंपोर्ट, लेट्स से एक वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, देयर इज वन पार्टी PQR, ओके, इट्स इन यूएस, इट्स इन यूएस, और उसने कुछ इंपोर्ट किया है, लेट्स से ही हैज इंपोर्टेड समथिंग फ्रॉम एबीसी एंड एबीसी चाइना में, एबीसी चाइना में, ठीक है समझ। PQR हैज एक्सपोर्टेड समथिंग,
एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट ही इज गोइंग टू रिसीव समथिंग, इज गोइंग टू रिसीव समथिंग, उसको कुछ पैसा मिलने वाला है। ओके तो उसको मिलने वाला क्या मालूम है, ही इज गोइंग टू रिसीव येन, येन मिलने वाला है उसको, चाइनीज येन। ठीक है, कितना, लेट्स से फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग टू गेट येन 1.2 मिलियंस, 1.2 मिलियंस ही इज गोइंग टू रिसीव। अब मेरी बात समझ, उसने तेरे को रेट कुछ ऐसे दिया, ही इज लाइक फॉर 1 येन you need to give us 0.0120 dollars. Now what I want, try to understand, मेरे को PQR के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री चाहिए। अब नॉर्मली PQR रिकॉर्ड करने वाला है डॉलर्स में। What I'm going to do, देखो इधर, 2 questions you need to always ask। पहला चीज, रेट किसका है? सर रेट यूरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ में क्या है? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का रेट किसका है, यू विल से सर येन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क कि भाई हाथ में क्या है, यू विल बी सेइंग सर येन है। सेम करेंसी, मल्टीप्लाई। आओ चलो, सो व्हाट यू विल डू, यू विल से येन 1.2 million multiplied by 0.0120, please give me answer, you will get answer dollars। 12 lakhs multiplied by 0.0120, this is coming to $14,400। Now Ravi, please change this example। okay, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने exchange rate कुछ उल्टा दिया होता, this was first, now let's say अगर exchange rate मैंने कुछ ऐसा दिया होता that $1 is equal to, you need to pay me 126 yen। okay, please try to understand इसको कैसे solve करेंगे। मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, 2 मेथड सिखाऊंगा, आराम से देखना। सबसे पहले ऑलवेज आस्क 2 क्वेश्चंस। पहला, रेट किसका है? यू विल लाइक सर रेट डॉलर का है। ओ ओके, रेट डॉलर का है, ठीक है। हाथ में क्या है? येन। ये मल्टीप्लाई नहीं होने वाला क्योंकि एक जगह डॉलर दिया है और दूसरी जगह येन दिया है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पॉसिबल ही नहीं। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिवाइड इट। आई एम टेलिंग यू, सेम आंसर आएगा। देखो देखो, नहीं सेम सेम नहीं आएगा, मैंने कुछ अलग ही लिया है यहाँ पे रेट। आई थिंक, एक मिनट, सेम आंसर के लिए काम करना पड़ेगा, रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं सेम आंसर के लिए कुछ चीजें करना चाहूंगा। हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 83.333 येन है। नाउ यू आर लाइक सर अभी क्या करूं? डिवाइड करना, आ जाओ, लेट्स डू डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर 2 का आंसर बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 का था, इक्वेशन नंबर 2 का। सो आइडियली आई सेड आई शुड बी सेइंग 12 lakhs डिवाइड बाय 83.333 की कैलसी में जितना भी नंबर है ना वो दबाओ, आंसर सेम आएगा। 12 lakhs डिवाइड बाय 83.33333 फुल अमाउंट, you will get the exact answer $14,400। क्या बोलता है ब्रो? आया। ओके, तो ऐसे ही होता है, ये पहला मेथड था। ओके, अब तुम बोलेगा सर ये मेरे को डिवाइड वाइड कुछ नहीं समझता है, मेरे को सेम ही चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। इफ यू नोटिस, ये जो रेट दिया है, मुझे क्या चाहिए पता है? मुझे अगर ये येन है तो मुझे भी इसको येन में ही कन्वर्ट करना है। करो, बिंदास करो। कैसे करोगे? 1 येन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 83.33। करो करो करो, यू विल गेट द सेम आंसर। 1 येन इज इक्वल टू 0.0120 डॉलर्स। बॉस, आ गया तुम्हारा आंसर, सेम आंसर आएगा। अभी कोई तुमको पूछेगा रेट किसका? येन। हाथ में क्या है? येन मल्टीप्लाई। आई होप पहले ये तुमको समझ गया। ओके, चलो अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जो ये फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग का जो चैप्टर है ना, इसका एक मेजरली पार्ट ऐसा था जो कहीं ना बीएआर में जाके गया है अभी वो, ठीक है। तो अभी उतना इन डिटेल नहीं है, अभी ट्रांजेक्शंस आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो अभी क्या बोलता है मालूम है कि यहाँ पे वॉट एवर ट्रांजेक्शंस वी आर गोइंग टू डील ना, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शंस तुमको फार में वो लोग ने रखा है ना, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ 2 टाइप का है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो 2 टाइप का कौन सा। एक ट्रांजेक्शन उसने बोला है दैट बॉस मेरे को परचेज चाहिए,
और दूसरा ट्रांजेक्शन उसको सेल का चाहिए, बस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ। मतलब इन शॉर्ट इसमें कोई भी ओनर्स का ट्रांजेक्शन ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। फार में जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट परचेज एंड सेल। ठीक है, अब थोड़ा मेरा बात समझ लो, मैं देखता हूँ कितने लोग को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले मेरी बात समझ। लेट्स से एक कंपनी है एबीसी। ओके, एबीसी में उसने अकाउंट्स रिसीवेबल लिखा, you have written accounts receivable. ओके, अब मेरी बात समझ, उसका ये इट्स अ कंपनी ऑफ यूएस और वो बोल रहा है मेरे पास रिसीवेबल है यूरो 1200, यूरो 1200। ओके, अब एक चीज तो पक्का है कि यार यूएस में जो बंदा है ना वो यूरो को फॉरेन करेंसी बोलेगा। आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यूएस का कोई बंदा है, अभी जैसे इंडिया में अगर मैं रुपीज में डील कर रहा हूँ, आई एम डीलिंग विद गांधी। ओके, अगर मैं गांधी से डील कर रहा हूँ ना तो मेरे लिए डॉलर इज फॉरेन करेंसी, मेरे लिए रुपीज फॉरेन करेंसी नहीं होने वाला। लेट्स से इफ आई एम इन यूएस तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो यूरो है दैट इज फॉरेन करेंसी। नाउ एक चीज मेरी बात समझ, व्हाट आई एम सेइंग। आज मैं तुझे बोल रहा हूँ दैट 1 यूरो इज इक्वल टू लेट्स से 1.2 डॉलर्स। फॉर परचेसिंग 1 यूरो यू नीड टू पे 1.2 डॉलर्स, दिस इज अ डायरेक्ट कोड। अब आराम से मेरी बात समझ, व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दैट अगर अगर आई एम सेइंग इफ आई हैव टू मेक यूरो स्ट्रॉन्ग, मेरा यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसमें क्या होगा मालूम है, स्ट्रॉन्ग यूरो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, यू आर पेइंग मोर अमाउंट, इससे यूरो स्ट्रॉन्ग। तो एक बात बताओ, ऑब्वियसली मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था आई एम एट रिसीवेबल स्टेज और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि देख भाई मेरे को पैसा आने वाला है, अगर मेरे को पैसा आने वाला है और मेरा फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो रहा है एंड इट्स ऑन एसेट साइड, मतलब मेरा एसेट बढ़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द केस ऑफ एसेट्स, देखो हाँ, देख ध्यान से देख, इन द केस ऑफ एसेट्स अगर यू आर स्टैंडिंग एट द पोजिशन ऑफ रिसीवेबल, ओके, रिसीवेबल समझ ध्यान से, रिसीवेबल है, और अगर फॉरेन करेंसी बढ़ा, फॉरेन करेंसी बढ़ा, this will be a gain for you because you are going to receive more boss, you are going to receive more। obviously पहले तो एक्सपेक्ट करता था कि तेरे को 1.2 मिलेगा, 1.2 के रेट से मिलेगा, बट अभी 1.3 के रेट से मिल रहा है, यू आर गोइंग टू रिसीव मोर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एक और एग्जांपल समझते हैं। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, इफ द फॉरेन फॉरेन करेंसी इज गोइंग डाउन, मतलब तुमको 1 यूरो के बदले पहले तुम एक्सपेक्ट कर रहा था 1.2, बट नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव ओनली 1 डॉलर्स, देन ऑब्वियसली ये तो ठीक नहीं हुआ ना। then what you will say, if my foreign currency is going down then this will be a loss for me, I was expecting 1.2, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। so in 2021 I was teaching to one of the student of US, उनसे जब मेरा बात हुआ था तो मैंने एक फीस कोट किया था थिंकिंग की रेट इज 78। ओके, बट 2 दिन बाद 1 रुपया कम हो गया, उनके लिए लेट्स से एग्जांपल उनके लिए $500 ही था, मैंने उसे $500 ही कोट किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 78 के हिसाब से मिलेगा। ओके, डॉलर रेट कम हो गया, मेरे को 77 के हिसाब से मिला, सो आई इनकर्ड अ लॉस। दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, आई टोल्ड हर कि $500 है, सॉरी $500 फीस है आपका, शी इज लाइक ओके दवी, उनके लिए $500 ही है। मैंने जब उनको कोट किया था तो रेट 78 था, बट आज 79 हो गया, सो ऑब्वियसली इफ आई कन्वर्ट आई एम गोइंग टू गेट मोर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज। चलो सेम है, लायबिलिटी के एंगल से देखते हैं। चलो अलग पेन से लिखता हूं, लेट्स से यू हैव अकाउंट्स पेबल, you have accounts payable, okay, of I'm taking Canadian dollar, okay, so Canadian dollar is 1500, चलो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 1500। so now what I'm saying, my rate इतना मेरे को पे करना है and they are saying me 1 Canadian dollar is equal to 0.5, एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉलर्स। सो नाउ अब हो क्या है मालूम है, दैट यू हैव टू पे कैनेडियन डॉलर्स। अब यार
कैनेडियन डॉलर ना स्ट्रांग हो गया, मीन्स फॉर वन CD यू आर लाइक यू हैव टू पे $1.6, तुम्हारा CD स्ट्रांग हो रहा है, देन यू हैव टू पे मोर. तो अब क्या हो गया, लेट्स से इफ इट इज liability, okay, liabilities, and I'm saying this is accounts payable, or rather I can say it is payable. If it is payable, you have to bifurcate this into two parts. If my foreign currency will get stronger, I have to pay more than. So naturally, if foreign currency is getting up in the case of liabilities, I will say that this is my loss. Same way, if my foreign currency is going down, then I can say this will be my gain. So let's say, for example, I have to pay from the rate of $0.5, but abhi wo rate ho gaya $0.4. So naturally, I have to pay less. This will be a gain for you. So I will say I will here receive. Sorry, I will pay more. I will pay more, and here I will say that I will pay less. I can also write here receive less. Receive less. I hope सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. Pay. Liabilities, if foreign currency is getting stronger, I will be gaining. Sorry. In the case of asset, if my foreign currency is going up, then obviously it's my gain. But in the case of liability, if my foreign currency is going up, obviously this is my loss. Chalo, this is done. एक point हो गया. Now I'm searching for the next point. चलो, now we will learn accountancy. चलो, आ जाओ. आराम से देखते हैं. ठीक है, अकाउंटेंसी सीखेंगे. Accountancy part. I need scale. Just a second, guys. See, अभी क्या होगा मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. लाइफ में 3 चीजें होने वाली हैं. दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. देखो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ऐसा होता है ना, कहानी कुछ ऐसा होता है. लेट्स से दिस ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड ऑन 1/1/2024 को, यू आर स्टार्टिंग समथिंग. ओके, देन अगेन यू गॉट वन डेट 31/12/2024. नाउ एक और डेट आएगा 31/12/2025. आराम से सुनना, एकदम ब्यूटीफुली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, लेट्स टेक सबसे पहले ऑन द एंगल ऑफ रिसीवेबल बता दो या पेबल, जो भी ले लो. सपोज ऑन दिस डेट सम ट्रांजेक्शन हैव हैपेंड. ओके, कोई भी ट्रांजेक्शन, लेट्स से क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ट्रांजेक्शन से. ओके, द ट्रांजेक्शन कैन बी एनीथिंग. या तो वो सेल हो सकता है, या तो वो परचेज हो सकता है. या तो सेल हो सकता है, या तो परचेज हो सकता है. सिंपल इज दैट. माइट बी पॉसिबल ये ट्रांजेक्शन सेल है, यहाँ पे तुम्हारा रिसीवेबल भी हो सकता है और पेबल भी हो सकता है. बट सिंस आइडियली ये ट्रांजेक्शन मोस्टली क्रेडिट पे होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आई हैव टू रिकॉग्नाइज समथिंग ऑन 31/12/2024, कुछ बच जाएगा ना, बिकॉज दिस इज परमानेंट अकाउंट. तो इधर पे भी कुछ ना कुछ होगा. एंड लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे यू आर रिसीविंग और पेइंग एनीथिंग. मतलब एक साल में सब कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ अलग अलग डेट्स पे हो रहा है. मैं सब बताऊंगा. स्टेप नंबर 1. ओके, स्टेप नंबर 1 आराम से सीखना. स्टेप नंबर 1, you need to record the transaction. Step number 1, you need to record the transaction. अब the transaction can be anything. Example मैं देता हूँ, transaction can be anything. It is like accounts receivable account debit, accounts receivable account debit to sales, okay. अब इधर पे कोई ना कोई तो रेट होगा ना, कोई ना कोई रेट होगा. इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से यू आर डूइंग सम ट्रांजैक्शंस और आप इंडिया में बैठे हो और ये ट्रांजैक्शन यूएसडी में हो रहा है. ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन यूएसडी, आप इसको रुपीस पे रिकॉर्ड करना चाहोगे. ओके, तो कभी भी जब आप ये पहला रेट लोगे ना, इट शुड ऑलवेज बी ऑन स्पॉट रेट. व्हेन आई से स्पॉट रेट, मतलब करंट रेट जो अभी चल रहा है.
इसको मैं एक और नाम बोलूंगा, दैट दिस विल बी योर ट्रांजेक्शन रेट, दिस विल बी योर ट्रांजेक्शन रेट। ठीक है, अब मेरी बात आराम से समझ लो, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक, दूसरा, इट कैन बी पॉसिबल दैट ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि यार एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, पेबल अकाउंट। ओके, ये भी किस पे रिकॉर्ड होगा? ऑब्वियसली सिंस दिस इज अ ट्रांजेक्शन, दिस विल ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन ट्रांजेक्शन रेट। व्हेन आई से ट्रांजेक्शन रेट इज इट्स नथिंग बट योर स्पॉट रेट उस दिन का। आई होप आपको दो एंट्री समझ। ठीक, अगर ये समझ गया देन आगे का जर्नी एकदम स्मूथ होने वाला। ओके, आगे का जर्नी स्मूथ करने के लिए ना मैं एक सम ले रहा हूँ, ओके, आप लोगों के सामने। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैं उसका छाप के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, सी, it says on 1st December, Olinto company purchased credit 1 lakh pesos, Mexican pesos, ओके, और ये ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स। Olinto company paid the goods for on 2nd Jan 2025. Now please try to understand, ये 2 साल हो गए। जब कभी आपको ऐसा सम आए ना, यू ऑलवेज नीड टू चेक विद द ड्राइंग, यार ये ट्रांजेक्शन 1 साल में हो रहा है या 2 साल में हो रहा है। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे आपका ईयर 1 है and this is year 2, transaction is happening over here and payment is happening over here। एक साल बीच में यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग डेट। ठीक है, अब प्लीज देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे रेट दिया हुआ है $1 इतना। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच। इट सेज प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ही हैज परचेज समथिंग, चलो लेट्स राइट सबसे पहले परचेज का एंट्री। आ जाओ प्लीज कम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल। प्लीज सी। ओके, नाउ अब मेरे को ना सबसे बड़ा टेंशन पता है क्या है, कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, रेट किसका है? आई विल से रेट है पेसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आई शुड बी आस्किंग, हाथ में क्या है? पेसोस। मल्टीप्लाई, रेट किसका? पेसोस। हाथ में क्या है? पेसोस, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस? 1 लाख पेसोस है, so I'm going to write 1 lakh P multiplied by the rate was on this date 0.10, 0.10. Okay, so I'm going to write $10,000, $10,000. Okay, now ये जो purchase date था, this has completed, एक milestone complete हुआ। Now the second milestone is, वो आपको सम बोलता है कि देख बॉस, whenever you are going to make payment on the next day, since it's a datus, if it is debtors, or I can say if it is your creditor, you always need to revalue it। मैं आपको ना पूरा अच्छे से बताता, वो
मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, बट यहाँ पे पोर्शन में नहीं है एंड आई डोंट वांट टू डिग अपॉन। अब बस यहाँ पे ये समझो कि फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग में डेटर्स और क्रेडिटर्स को आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा ऑन द क्लोजिंग डेट, ऑन द क्लोजिंग डेट। नाउ रवि, व्हेन यू आर सेइंग क्लोजिंग डेट, इसका मतलब क्या होता है? तो प्लीज मेरी बात समझो। पहली चीज तो इट्स योर पेमेंट, इट्स योर पेमेंट। देन ध्यान से मेरी बात समझ। पहले यू हैव बुक्ड अ ट्रांजेक्शन थिंकिंग दैट यू नीड टू पे ऑन 0.10, आपने ये ट्रांजेक्शन बुक किया था। बट आज के बाद इट्स सेइंग कि यार सुन, 31st को यू नीड टू रिवैल्यूएट। आपको कितना लगा था? 0.10। बट नाउ 31st को बोल रहा है कि यार अभी ये 0.808 हो गया। मतलब आज के बाद whenever I'm going to evaluate, I'm going to evaluate on 0.08। मतलब ये तो ये हो गया कि यार मेरा करेंसी, मेरा जो सामने वाला करेंसी था वो लूज हो गया, देन इट इज अ प्रॉफिट। समझेंगे? देखना, इफ आई से पहले ऐसा था 1 पेसो इज इक्वल टू $0.10, देन 1 पेसो इज इक्वल टू $0.08। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव टू पे लेस, मतलब तुम्हारा पेसोस इज डिक्रीजिंग, then naturally it's a gain. You have to pay less. Okay, now what you will do? What you will do? On second, you will reevaluate. आपको ये रीवैल्यू करना पड़ेगा ना। पहली चीज तो आप मेरे को बताओ कि क्या मैंने बताया, ये आपको ये समझाया कि ये गेन होने वाला है। कैसे गेन होने वाला है? पहले तुमको लगता था यू हैव टू पे फ्रॉम 0.10, बट 31st को इट्स सेइंग नहीं भाई, इसको कन्वर्ट कर 0.08 पे। मतलब नेचुरली यू हैव टू पे लेस नाउ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंस आई हैव टू पे लेस, accounts payable is a credit balance. If I have to reduce it, I have to debit it. बताया था मैंने, a liability is always a credit balance. If you want to reduce it, debit it. So मैं क्या कर रहा हूँ? I'm writing accounts payable, account debit. I'm reducing my debtors, account debit. And with this, I'm writing foreign currency gain. Foreign currency gain. अब रवि ये गेन तू निकाल कैसे रहा है? Please understand. आई हैव टू से कितना पैसा बाकी है। सो यू विल से रवि 1 लाख पेसोस बाकी था, ठीक है। बट आई विल टेक अ डिफरेंशियल अमाउंट, सो दैट डिफरेंशियल अमाउंट इज समथिंग लाइक 0.08 minus 0.10 multiplied by 1 lakh pesos, which was pending amount. This was a pending amount. चलो अभी आराम से देखते हैं। प्लीज डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन, पोपट होगा, इससे अच्छा नहीं करने का, ट्रस्ट ही नहीं करने का ब्रेन। So 0.08 minus 0.1 multiplied by 1 lakh. So it is coming to 2000. And please try to understand, this is your gain. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, रीवैल्यू हो गया बॉस। ये स्टेज खत्म, ये स्टेज खत्म। नाउ ईयर 2 में यू नीड टू मेक पेमेंट। Now you will ask me, रवि अभी ट्रांजेक्शन रेट क्या हो गया? Obviously you have changed. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? You will take your transaction rate as 0.008. Now I came to third, year 2 में आया मैं, और मैं उसको पूछ रहा हूँ बॉस हाउ मच आई नीड टू पे नाउ। तो मैं बोलूंगा भाई आज का रेट 0.09 है, मेरे को दे दो। नाउ आई नीड टू रिवैल्यूएट। आई विल से यार मैंने अकाउंट्स पेबल बुक किया था, मैंने अकाउंट्स पेबल बुक किया है 0.8 पे, 0.08 पे, but I have to pay now 0.09, means I have to pay more, means I have to pay more. अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना। First of all, I am going to write here two bank, and you will always write bank on spot rate, जो आज का चल रहा है, current rate. So spot rate के हिसाब से what should be my calculation? I will say कि देख भाई मेरा कैलकुलेशन बनता है 1 लाख पेसोस, 1 लाख पेसोस multiplied by 0.09, 0.09. So ideally what should be the amount? It should be 9,000. देखो 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 देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, this should be 9,000. हो गया। Now you will say कि यार अकाउंट्स पेबल किससे होगा? मैंने रेट चेंज कर दिया था, 0.10 से 0.8 पे आया था। I will say accounts payable, accounts payable account. What will be the rate? Please see here. 1 lakh pesos बाकी था, and I have
mention this as 0.08 because मेरा rate change हो गया था. So this is 8,000. क्या लिख रहा है कुत्ता? 8,000. ठीक है. बाकी बचा क्या? जो बाकी बच गया, this is foreign currency loss account 1,000. Foreign currency loss 1,000. If you notice here, you will get this answer 1,000. Now आप बोलोगे यार रवि फुल सेटलमेंट हुआ है क्या? अकाउंट्स पेबल का फुल सेटलमेंट हुआ है क्या? बताना. ठीक है, दिखाता हूँ. कैलसी लो. 10,000 क्रेडिट. क्रेडिट डेबिट लेस. चलो 2,000 माइनस करो. डेबिट हुआ, माइनस करो. Your calci will give you answer 0. 0. सेटल हो गया ट्रांजेक्शन. एंड अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल हमेशा सेटल ही होने वाला. डोंट वरी, आई टेक वन मोर एग्जांपल फॉर यू. मेरे पास टाइम है, थोड़ा नहीं है, बट स्टिल मुझे चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए. मैंने पहले क्या बोला आपको? सबसे पहले प्लीज नहीं बात समझो. अभी मैं ना ऐसा ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ जैसा बुक्स में भी नहीं है. सबसे पहले मैंने क्या बोला? बुक योर ट्रांजेक्शन ऑन द ट्रांजेक्शन रेट. आप उस पर उसको बुक करो. सेकेंड, यू नीड टू इवेल्युएट कितना मेरे को वैल्यू करना पड़ेगा ऑन द क्लोजिंग डेट. आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा रेट कितना होने वाला है. ओके. थर्ड, जितना भी पेंडिंग है उसको आप रीवैल्यू करो. बाद में यू कैन मेक पेमेंट. अभी ना मैं थोड़ा बड़ा सम ले रहा हूँ. ओके. एंड आई विल टेक विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल्स. ओके. मैं खुद सम बना रहा हूँ, किसी बुक में नहीं है, बट स्टिल चलो लेट्स सी. Let's say for example, ABC is a exporter. Okay. उसने कुछ एक्सपोर्ट किया है, लेट्स से येन 12 lakhs का. ओके. on it's on 1/2/24. now 1/2/24 को ये ट्रांजेक्शन हुआ. ओके. एंड दिस वाज 1. ओके. इट्स रिसीवेबल. तो मैं ऐसा कुछ दे रहा हूँ, मैं आपको रेट्स दे रहा हूँ. देखो जानते. आई एम सेइंग 1 येन इज इक्वल टू 0. मैं जानबूझ के ना ये छोटा ले रहा हूँ ताकि ना अपना कैलकुलेशन मिसमैच ना हो. ओके. चलो. 0.5. नेक्स्ट, ऑन 10th of October 24, you made one payment. Bank receipt. You have received something. On that date, it was $0.06. On 31st/12/2024, it's a closing rate, and the rate was 1 yen is equal to $0.55. And again you paid, I should write amount that you made payment of yen. You have received yen 5 lakhs. You have received on 2/2/25. You have again a bank receipt, and I can say you have received remaining. On this date, 1 yen was equal to $6.5. This is going to be very big sum, but ठीक है, मेरा टाइम जाएगा चलेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए. देख, अभी इसमें अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है. देखो यहाँ पे ध्यान से. सो आई मेक वन टाइमलाइन. चलो लेट्स सी. द फर्स्ट थिंग इज हैपनिंग ऑन 1/1/2024. यहाँ पे तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्लेस हो रहा है. Then again on 10/10/2024, you are receiving something. On 31st/12/2024, you need to revalue. And next, on the next year on 2/2/25, you are again receiving something. 4 ट्रांजेक्शन है. एक्चुअली 4 चीजें होने वाली which we need to take care of. ओके. चलो अभी 4 चीजें कौन सा है, ध्यान से मेरी बात समझो. द फर्स्ट थिंग इज ट्रांजेक्शंस.
ओके ट्रांजेक्शन हुआ है क्रेडिट पे, कब हुआ है 1/2/2021. सो आई एम राइटिंग दिस एंट्री ऑन 1/1/2024 एंड आई एम राइटिंग accounts receivable account debit, accounts receivable account debit to sales, and I will write the calculation. So I'm going to write, देख boss, हाँ, again I have to ask two question. Rate किसका है? You will say yen का. हाथ में क्या है? Yen multiply. Two questions you need to always ask. पहला rate किसका है? दूसरा हाथ में क्या है? Rate है yen का, हाथ में है yen. Multiply. So I will write first transaction 12 lakh multiplied by, if I write, I'll have to say 0.05. This was my transaction rate. 0.5. Okay. So if you calculate this, you will get 6 lakhs USD. $6 lakh. $6 lakh. $6 lakh. This transaction is over. Now you are receiving something. Now please try to understand. You have booked your transaction on 0.5. Now again you are going to receive at the rate of 0.6. बैंक वाला हमेशा स्पॉट रेट पे लेगा बॉस, जो आज का रेट चालू है. लेकिन आप जब अकाउंट्स पे रिसीवेबल और पेबल को जब भी डेबिट क्रेडिट करोगे, यू नीड टू अश्योर दैट you will always take transaction rate. Okay, so what entry I'm passing on this date? 10/10/24. So I'm saying bank account debit. Now please see here, आपको क्या समझना पड़ेगा, बैंक कौन से, आपको कौन से रेट से पैसा मिलता है. So you will say, boss, I got 5 lakh yen, but on that date the rate was 0.6. So 5 lakh multiplied by 0.6, this is 3 lakhs. This is $3 lakh. Now, अभी you might be thinking, यार मैंने ट्रांजेक्शन बुक किया था 0.5 पे, I'm getting on the rate of 0.6. Boss, it's a gain. It's a gain. So naturally foreign currency gain I have to write here. अब तुम मेरे को बोलोगे सर गेन आया कैसे? Obviously boss, 0.5 पे बुक किया था, 0.6 मिला. 0.6 minus 0.05 multiplied by, I have received 5 lakh yens. This was my gain. So 0.6 minus 0.5 multiplied by 5 lakhs. You might be thinking, Ravi क्या कर रहा है यार, इतना कैलकुलेशन तो कर सकता है. नहीं नहीं, you should not take this boss. चलो, here I am writing $50,000. Now बचा क्या? Obviously this will be your accounts receivable cancel you have to do, because उसने पैसा बेचारे ने दे दिया. Now what will be rate? देखो 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 देखो, कौन से रेट से बुक किया था? Obviously 0.5 से, तो ये 0.5 से ही सेटल होने वाला है. You will say yen 5 lakhs multiplied by 0.5. So 5 lakh multiplied by 0.5, this is 2 lakh 50. I think your entry is over now. $2 lakh 50. ठीक है? Now I need to reevaluate now. ध्यान से मेरी बात समझ. सबसे पहले on this date you are saying that accounts receivable बाकी है बॉस. कितना बाकी है? Firstly 12 lakhs का ये ट्रांजेक्शन था. I'm sorry, बीच में कुछ हो गया था, नेट लॉस्ट हो गया था. हाँ, उसमें से 5 lakhs I have already paid. तो रिमेनिंग कितना हुआ? 7 lakhs which I again need to pay. ठीक है, अभी और थोड़ा समझते हैं. अभी 31st को I need to reevaluate. चलो करेंगे reevaluate. टेंशन किस बात का? 2024. What I'm doing? I'm doing reevaluation. मैंने सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन बुक किया था 0.05 पे. देखो ध्यान से. Now standard says आपको रेट चेंज करना पड़ेगा. Now this will become 0.5 से 0.55. अब थोड़ा सोचने का. You will be thinking like, यार ट्रांजेक्शन बुक किया था 0.5 पे, it was receivable. अभी ये हो गया है 0.55. Means I'm going to receive more. Correct, no? Hello. बराबर, ये रिसीवेबल है. ठीक है, तो लेट्स सी. यस सर 0.05 का गेन है अभी आपको. एक और एंगल से अपन सोच सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू रिसीव मोर. कैसे? क्योंकि मेरा
it's a receivable. Okay, ठीक है, चलो. So I will say, और हाँ एक और चीज से, अगर फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होता है देन आई एम गोइंग टू रिसीव मोर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले 1 येन के लिए आई हैव टू पे 0.5, बट अभी मेरे को 0.55 पे करना पड़ रहा है, मींस इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ओके, तो मेरा ये गेन है. सो व्हाट आई विल राइट, द फर्स्ट एंट्री आई विल से अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, account debit. Now it's my gain, so I will say foreign currency gain. Foreign currency gain. अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्लीज ट्राई टू सी. 0.55 minus 0.5 multiplied by how much is pending now? 7 lakhs are pending. तो मैं वैल्यूएशन पेंडिंग अमाउंट पे करूंगा 7 lakhs. ओके, चलो. Now let's calculate 0.55 minus 0.5 multiplied by 7 lakhs. Now this will become 35. 35. Revaluation is done. अब से आपका जो डेटर्स का रेट होगा ना बॉस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 0.55 होगा. अभी अपने को कुछ नहीं करना. लेट्स गो ऑन डायरेक्टली लास्ट पेमेंट ऑन 2/2/25. यू आर गोइंग टू रिसीव द पेमेंट. सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट बैंक अकाउंट. बैंक हमेशा आपको स्पॉट रेट पे सिर्फ पैसा देगा. व्हाट वाज रेट? 0.65. सो यू विल से 0.65 multiplied by yen 7 lakh. Yen 7 lakh. Okay, so let's 0.65 multiplied by 7 lakhs. This is coming to 455. 455. Now एक और चीज सोचना पड़ेगा कि यार अभी भी तो गेन हुआ. My transaction rate was 0.55. अभी आई एम रिसीविंग इट 0.65. भाई ये तो गेन ही गेन है. So I'm going to write 2 gain. कितना गेन हुआ और कैसे हुआ? So you are going to say कि देख भाई, सिंपल सा फंडा है. तुम मेरे को दे रहा है 0.65 से, मेरा रेट था 0.55 और तुम मेरे को दे रहे हो 7 लाख रुपीस. वेरी गुड, मजा ही मजा है. 0.65 minus 0.55 multiplied by 7 lakhs. This is coming to 70,000 dollars. जो बच गया वो अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ. नाउ सर इसका भी कैलकुलेशन, अरे डोंट वरी, ये भी दिखाएगा. चलो, यू हैव टू टेक दिस सेट ओनली बिकॉज योर करेंसी हैज रीवैल्यूड. 0.55 मैंने सब नोट्स में लिख के रखा, मैं सब दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी. और आई एम गेटिंग 7 लाख येन. 0.55 multiplied by 7 lakhs. This is 385. I think if you deduct also, you will get the same answer. मैंने एक आपको पेबल से भी पढ़ा दिया, एक आपको मैंने रिसीवेबल से भी पढ़ा दिया. ओके, नाउ इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ बाकी है. वी विल जंप ऑन रीडिंग द थिंग्स. इसके बाद इसके मैंने आई थिंक 7 सम्स लिए. वी विल सॉल्व दैट. हम लोग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के सम सॉल्व करेंगे, हम लोग कंप्रेहेंसिव इनकम के सम्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे. लेकिन ब्रेक के पहले मेरे को फॉरेन करेंसी खत्म करना. ओके, आज थोड़ा सा जाएगा, आई थिंक 9:15 तक वी विल बी फिनिशिंग, बट ट्रस्ट मी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा. हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन नोट्स नाउ. आ जाओ. ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन सब पढ़ा दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा. फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग गेन्स एंड लॉसेस इनकर्ड. जो मैंने फॉरेन करेंसी गेन्स आपको बताया, रिकॉर्डिंग्स गेन्स एंड लॉसेस इनकर्ड. इंपोर्ट परचेज अकाउंट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी. एक्सपोर्ट सेल अकाउंट्स रिसीवेबल. अगर तुमने पेबल किया है वो एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट हुआ, अगर आपने सेल किया तो एक्सपोर्ट सेल हुआ. ये मैंने आई थिंक इसका बुलेट नहीं बना. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन गेन्स एंड लॉस अकर्स व्हेन a company buys or sell to foreign company with whom no ownership interest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ध्यान देना. मेरा कोई भी ओनरशिप इंटरेस्ट नहीं है. इट्स अ अनरिलेटेड पार्टी. आई एम राइटिंग हियर ना, ताकि आपको ये याद रहे. दिस इज माय अनरिलेटेड पार्टी. and the company agrees to pay or accept the payment in foreign currency. जैसे मैंने आपको बोला था, यूएस का बंदा है बट वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रिसीवेबल येन होने वाला है. लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग टू मेक सम पेमेंट इन यूरोस, ओके,
transaction between a subsidiary or a parent permanent financing nature are not considered in foreign currency transaction. मैं आपको बताता भी हूँ. For this chapter, मैं आपको आराम से starting में बताया था that you need to focus on only two things. एक purchase पे और एक sale पे. Otherwise, you don't have to listen anything. ये आएगा, ये वापस आएगा, but BAR में आएगा. Translation, remeasurement, कहाँ OCI में कैसे गया, मैं सब बताऊंगा. Now, few rates, exchange rate किसको बोलता है जो मैंने आपको बताया था. $1, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. $1 is equal to 84 rupees. That is nothing but a exchange rate. Exchange rate is a price, one unit of a currency expressed in units to the another currency. The rate at which two currencies will be exchanged at equal value. Okay, now let's go on next. Direct method. मैं आपको लिख के भी देता हूँ. Direct method कैसे हुआ? For example, if I'm saying €1 is equal to $1.47, this is a direct quote. हेलो, लेकिन ये कौन सा मार्केट में? यूएस मार्केट में. यूएस मार्केट में सेम यही चीज कुछ ऐसे बोल रहा है. $1 डिवाइड बाय 1.47. चलो सब लोग मेरे साथ में करो प्लीज. कितना आता? This is giving you 0.680. 680 what? यूरोस. ये आपका हुआ इनडायरेक्ट कोट. मैंने लिख के दिया. Current exchange rate, obviously this is known as spot rate. Current exchange rate is the exchange rate at the current date for the immediate delivery of currency, often referred as spot rate. आपको बोला था मैंने. चलो सबसे पहला भी तुमको क्या समझना है यहाँ पर? Changes in exchange rate. A foreign exchange transaction gains or losses will result in exchange rate between the time purchase or sale in foreign currency is contracted for the time and actual payment is made. बहुत टाइम होता है बॉस. जिस दिन ट्रांजेक्शन प्लेस हुआ और जिस दिन पैसा मिल रहा है बहुत लंबा है. तो तुमको ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ेगा करंट एक्सचेंज रेट, जो मैंने आपको बोला था, रीवैल्यूएशन. यू हैव टू रिकॉग्नाइज गेन्स एंड लॉसेस इन द इनकम स्टेटमेंट. अब मेरी बात याद रखना, आगे भी बुक में आएगा. फॉरेन करेंसी का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है और उसमें आपको जो अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस होता है, प्लीज मेरी बात समझो, वो ओसीआई में नहीं जाता. फिर से बताता हूं, जो भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन related to foreign currency, okay, example purchase and sales. In sales, इसका जो अनरियलाइज्ड गेन होगा, ये रियलाइज कब होगा? फाइनल पेमेंट के बाद. जो भी रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस होगा, ये मेरा ओसीआई में नहीं जाएगा. जो कल बोला था वो ट्रांसलेशन था, वो तो इसमें आएगा भी नहीं. ये सब का सब तुम्हारा नेट इनकम में जाएगा. यू विल से सर नेट इनकम में किधर? नेट इनकम में ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग में. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, चलो ठीक है, अभी के लिए समझ, बात बाद में आएगा तो देखते हैं. अकाउंट्स रिसीवेबल डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी. If foreign currency increases, asset increases. If a foreign currency decreases, asset decreases. Loss. Accounts payable. If foreign currency increases, liability loss. If the foreign currency decreases, gain. मैंने पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं पता. सेम चीज आई हैव टॉट यू. ओके, आराम से इसको देख लेना. आई होप मैं भगा नहीं रहा हूं. अब सबसे मेन ट्विस्ट, यू हैव टू एडजस्ट the balance sheet. आपको transaction settle करना पड़ेगा on the balance sheet date. I can also say that I have told, एक मिनट, revaluation. Now let's read very carefully. इसने क्या बोला? A foreign exchange transaction gains or losses that is recognized in the current net income must be computed at each balance sheet date on all record transactions denominated in foreign currency that have been not settled. So I can simply say pending amount. They are talking about pending amount. Okay, again, let's go down. A difference between exchange rate used in recording
the transaction in dollars and exchange rate between the balance sheet. The current exchange rate or spot rate is a unrealized gains and losses. मैं वापस बताता हूँ, जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन रेट था और जो तुम्हारा ईयर एंड पे रेट है, आपको इस दिन पे इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन. Now on this revaluation, you are going to get a gain or you are going to get a losses. The unrealized gains and losses recorded in net income, जो मैंने अभी बोला. ठीक, चलो. वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. अभी उसने क्या बोला? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द ट्रांजेक्शन डेट इन अ डोमेस्टिक करेंसी यूजिंग एक्सचेंज रेट. जो मैंने आपको बोला था, ये यहाँ पे कौन सा रेट लोगे आप? ट्रांजेक्शन रेट. ट्रांजेक्शन रेट. Adjust to the balance sheet date if the transaction is not settled, pending amount. I can say convert transaction rate into closing rate. Adjust again on settlement date. आप लास्ट दिन भी जाओगे तो भी आपको गेन या लॉसेस मिलने वाला. ये सम ऑलरेडी हो चुका है. सी मैंने करवा दिया ये सम. सेम सम व्हिच आई डिड. ओके, तो आपको जब मैं ये भेजूंगा तो प्लीज आप देख, इसको अच्छे से देख लेना. ओके, ऑलरेडी डन इन नोटबुक. ठीक, चलो लेट्स गो अहेड. हो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. ओके, प्लीज अगर आप लोग अब तक नहीं थे मेरे साथ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आ जाओ सब लोग प्लीज, देख आ जाओ. चलो, मैं तो एक काम करो, 2 मिनट सांस ले लो. वी विल टेक ब्रेक, एक बार ही खत्म हो जाए. 2 मिनट सांस ले लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट दिस सम्स. 6 सम है, एकदम सिंपल है, आपको सब कॉन्सेप्ट आता है, फटाफट हो जाएगा. चलो लेट्स सी दिस सम. On September 22, year 4, Yumi Corp purchased a merchandise for an unaffiliated foreign company for 10,000 unit of foreign company local currency. On this date, the spot rate was
0.55 ये ट्रांजेक्शन रेट है तुम्हारा. You may paid the full bill on year 5. ये year 4 का ट्रांजेक्शन था, उसने पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया. The spot rate was 6.5 जिस टाइम पेमेंट हुआ. The spot rate was 0.7 on December 31st. Year 4. What amount should be the you may report foreign currency transaction loss in its income statement for the year ended 31st December year 4. सी बहुत लोग ना मेरे अप्रोच को बोलते हैं बच्चे जैसा क्या क्या पढ़ाता है, बट मेरे को बच्चे जैसा ही पढ़ाना अच्छा लगता है, सो दैट सबके दिमाग में ये घुसेगा. मैं अगेन आई विल ड्रॉ दिस चार्ट. ओके, ये बीच में एक डंडा ईयर 2. ओके, आई थिंक इस अपने एग्जांपल में दिस इज ईयर 4 एंड दिस ईयर 5. ठीक, ईयर 4 ईयर 5. सी यहाँ पर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हियर, ईयर एंडिंग यहाँ पे और पेमेंट यहाँ पे हो रहा है. ही इज आस्किंग रीवैल्यूएशन. पहले तो ये ट्रांजेक्शन है क्या? शी हैज परचेज समथिंग, तो ये मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ बॉस. ए बाय सॉरी, अकाउंट्स पेबल. नाउ आई नीड टू चेक समथिंग ऑन रेट. यार इधर पे मेरा रेट था 0.55, वो मेरे को बोल रहा है रीवैल्यू करने के लिए इतना. सो नेचुरल, बहुत सिंपल सी बात है दैट मेरा लॉस ही होने वाला है, क्योंकि मेरे को पहले पेमेंट करना पड़ता 0.55 से. नाउ आई हैव टू रीवैल्यू दिस माय क्रेडिटर टू 0.70. सो मींस आई कैन से मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? द ट्रांजेक्शन विल बी 0.70 माइनस 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स. चलो 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 लग जाओ काम पे. कितना आता है देखो, 0.7 minus 0.55 multiplied by 10,000. This is 1500 ना? Yes sir. उसने लॉस ही बोला है मेरे को, लॉस. आंसर इज डी. नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड के ऊपर. अ करंट एक्सचेंज रेट इज 1.59 USD पर ब्रिटिश पाउंड. मतलब क्या? इट सेज 1 pound is equal to $1.59. If the retailer is in Great Britain, UK में, सुनना प्लीज प्लीज, यूके में, पहली चीज तो आपको समझ में आना चाहिए ये रिटेलर यूके का है और ही सेइंग 1 pound is equal to $1.59 means he is giving indirect quote. If the retailer Great Britain were to quote the exchange rate using the direct method, he would say, एकदम सिंपल बताता हूं, उसने ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट कोड दिया, आपको ये समझ गए. इनडायरेक्ट कोड दिया, आपको इसको डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का मस्त ट्रिक दिया था. $1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.59. करो कितना आता है? 1 डिवाइड बाय 1.59. दिस इज 0.6289 समथिंग, 0.8. राइट. ओके, ये क्या? पाउंड. So I can say $1 is equal to 0.63 pounds. ऐसा कोई आंसर है क्या? If you notice, just look, see. It says 0.3 British pound are equal to $1. Answer is C. पूरा कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, जितना भी चीज हो सकता है ना, आई एम टीचिंग एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट ये देखो. Noshima, Japanese company, exported goods to Jacob, US company. If the transaction is to be settled in yen, which of the following statement is correct? Okay, first of all, मैं कौन? I am a Japanese company, मैंने US में, तो obviously मैंने export किया, so I can say my USD मेरे को ये receivable होने वाला है. No, sorry, yen. Okay, chalo, receivable. What will happen? What is my foreign currency? My foreign currency is USD. Okay, obviously अगर foreign currency strong हुआ, then naturally I'm going to gain. चलो, obviously ना, सबसे पहले तुमको ये समझना है मेरे लिए foreign currency क्या है. If I am Noshima, मेरे लिए फॉरेन करेंसी है USD. इफ माय USD इज इंक्रीजिंग, इफ माय USD is strengthening and I am on the receivable side, then obviously I will gain.
ऑप्शन नंबर ए देखो, Jacob will book again if the US dollar appreciate versus Japanese yen. Obviously, I'm going to receive more yen. ठीक, let's go on fourth. On October 31st, year one, a US auto parts company purchased brake pads on a credit from Canadian part wholesaler suppliers for Canadian dollar 225. Purchase किया उसने. चलो. The Canadian supplier be paid settled on a year 2. Please try to understand. देखो ये October 1 का ट्रांजेक्शन है and payment का settlement होने वाला है year 2 में. The following are some rates. What is the journal entry if it is made on 31st year 1 by US auto part company? Okay, please try to understand. वो accounts payable पे खड़ा है. Assuming the initial journal entry was made on, वो तो initial तो वहीं पे होगा ना. अभी मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा. I am at accounts payable. 0.9 यहाँ पे रेट था मेरा. ओके अभी वो दिसंबर को बोल रहा था दिस इज गोइंग टू बी दिस मच. आई विल बी हैप्पी. आई विल बी हैप्पी क्योंकि मेरे को कम पे करना पड़ेगा अभी. चलो लेट्स कैलकुलेट कितना कम होएगा. सो आई विल राइट 0.85 माइनस 0.90 मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा बाकी था, कुछ दिया नहीं था उसने. सो आई विल से 2,50,000. प्लीज डू इट फॉर मी. प्लीज डू इट फॉर मी. 12,500. Okay, and suno, this is a gain, huh, bhai? So 12,500 is a gain. What entry I will pass? I will simply say कि भाई देख, my accounts payable is going to reduce. So this will be debited to foreign currency gain. 12,500. 12,500. And the entry is accounts payable account debit to foreign exchange transaction gain. Since my accounts payable is reducing, that's the reason I have to debit it. I think two sums more. हाँ ये sums must, ये sum must. I think यही वाला. हाँ चलो अभी ध्यान से कुछ समझना. sum बहुत एंटिक है. Stuff company, US company imported goods of 50,000 euros on December 10, year 1, and paid for them on Jan 10, year 2. खत्म, सब कुछ सही है. The following exchange rate were applicable on the year 1 and year 2. अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझना. ओके कुछ तो इसमें गड़बड़ है दया. क्या गड़बड़ है मैं आपको समझाता हूं. गड़बड़ ये है, रेट मेरे को दिया है $1 इज इक्वल टू दिस. तो कोई मुझे पूछेगा ना पहला क्वेश्चन कि यार रेट किसका, then I have to say भाई रेट डॉलर का. हाथ में क्या है, यूरोस. खत्म. उधर ही सम. इसको मल्टीप्लाई करोगे पोपट हो जाएगा. यूरो को मल्टीप्लाई करोगे यूरो से, रॉन्ग हो जाएगा आंसर. सो अभी करना क्या है वो तो पता. एक काम करो ना, ट्रांजिशन को चेंज करता है. आप डिवाइड भी करोगे तो आई डोंट माइंड, बट डिवाइड में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसको ही थोड़ा चेंज कर देते हैं. कैसे चेंज करोगे, आओ कैसे करोगे. 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.79 करो. तुमको जैसा सम चाहिए वैसा बन जाएगा. 1 डिवाइड बाय 0.79. दिस इज 1.2658. बन गया मेरा रेट. इसको भी आओ, इसको भी बना दे. 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.82. 1 डिवाइड बाय 0.82. दिस इज कमिंग टू 1.2195. अब वो है क्या, इंपोर्टेड गुड्स था, उसको पेबल था. यहां पे देखो, ये रेट मत देखना, यहां देखना. ऑब्वियसली अभी आप जो रीवैल्यू करोगे पेबल पे, ये आपको गेन होने वाला है, बिकॉज पहले तुम्हारा ट्रांजेक्शन था 1.26 पे. अभी आप जब इसको रीवैल्यू करते हो, देन यू विल रीवैल्यू एट 1.21. सिंस इट्स अ क्रेडिटर, देन इट्स माय गेन. अभी गेन कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे 1.1295 minus 1.2658. This should be multiplied by pending amount, which is 50,000. Please check. Please check. I think मैंने full ले लिया. अगर मैं 1.26 और 1.21 ही लेता ना, एग्जाम्पल ना, 1.26 minus 1.22 multiplied by 50,000, तो मेरा आंसर
It should be 2500. क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? This is 1.2.79. This is 1.26. वही तो लिया था मैंने. 2000 आ रहा है सर, पता नहीं क्यों. एक मिनट. हाँ सर. One divided by 1.79. 1.27. सर ये 1.2 एक काम करते हैं ना. 1.27 minus 1.22. 22. अच्छा, हाँ सर अभी आएगा. उसे एग्जैक्ट लिया नंबर. और 0.05 से हाँ करेंगे. सर ठीक, 1.22. हाँ, I तो think हो जाएगा. I think या, अभी मैच हो जाएगा. यस. हम लोग एग्जैक्ट नंबर ले रहे हैं. उसने 1.22 minus 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 यूरो. प्लीज इस सम को हर सम में ध्यान से देखना. डॉलर 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 दिया है यहाँ पे. उसने मेरे को यूरो दिया है. अगर यहाँ पे उसने यूरो का रेट दिया होता दैट्स कंप्लीटली फाइन, तो मल्टीप्लाई होता. एंड दे आर सो स्मार्ट कि अगर आप इसको डायरेक्टली माइनस करोगे ना तो भी आपका आंसर है और वो दिया है उसने. ट्राइट. 0.82 minus 0.79 मल्टीप्लाइड बाय 50,000. 1500 उसने दिया भी है. लोग टिक मार्क करके वापस भी आ जाएंगे. 2,500 and this is a gain because I have to pay less. Last sum for this, not the day. चलो देखते हैं. अरे एकदम सिंपल है ये तो. Tiago company purchased a merchandise from the vendor. Purchase है obviously accounts payable. England on November 20 for 5 lakh British pounds. ओके अब प्लीज मेरी बात सुनना. ये सम सिंपल क्यों है? हाथ में पाउंड्स है और रेट भी उसने पाउंड्स का ही दिया. सी 1 pound is equal to $1.25. Then the sum is good. मल्टीप्लाई होने वाला. पेमेंट was made January 20 नेक्स्ट ईयर है. रिवैल्यू करना पड़ेगा. Spot rate to the purchase 1 pound were as follows. How should be the foreign currency transaction gain reported and Tiago's financial statement and December 31st? Obviously payable है. इधर आओ क्या होने वाला है देखो. पहले मेरा 1.25 था, अभी 1.20 हो गया. आई एम वेरी हैप्पी बॉस. मेरे को कम पे करना पड़ेगा. आ जाओ काम पे लग जाओ. 1.20 1.25 क्यों कन्वर्ट नहीं किया आपको प्लीज समझो. ये यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड है, रेट भी पाउंड का दिया है. मल्टीप्लाई होने वाला है. डिवाइड कुछ मत करना. मल्टीप्लाइड बाय 5 lakhs. 1.20 1.2 minus 1.25 5 lakhs. This is coming to 25,000. But this is gain. अब आपको ये मेरे को बताना है कि ये जाएगा कहाँ पे. इनकम स्टेटमेंट सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, मतलब ओसीआई बोल रहा है. ये ओसीआई नहीं है. इसका पूरा गेन आपका जाएगा इनकम स्टेटमेंट में. ओके चलो अब मेरी बात सुनो. ऑलमोस्ट ब्रेक का टाइम हो गया. 2 चैप्टर्स का आई थिंक टोटल 12 सम्स वी हैव टू डू. सिंपल है. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और अपना ओसीआई आराम से हो जाएगा. ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लो. वी विल मीट अगेन. लेट्स मीट एट 20:42. ओके चलो. ओके 10 मिनट्स सम खत्म हो जाएगा. मॉड्यूल 1 का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आज. बल्ले बल्ले. ओके सर, थैंक यू. चलो लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव इनकम. कल पढ़ा था, आज इसके सम्स आई थिंक मैंने बोला भी था. वी हैव 8 सम्स टू सॉल्व. ओके चलो. नाउ जस्ट इमेजिन ये इतने सिंपल टॉपिक्स में भी कहाँ से सम ढूंढ के लाना पड़ रहा है. डोंट वरी हो जाएगा. 4 चीजें होती है. ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनकम. बट अगर अब इसको कल मैंने ना एक चीज मैं भूल गया था. इसमें ना 2 ऑप्शंस है डिस्क्लोजर के. ईदर यू कैन शो दिस कंबाइन, जैसे मैंने पता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ओके और ज्यादा आप एक काम कर सकते हो. स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक स्टेटमेंट और ओसीआई अलग, मतलब अलग अलग भी दिखा सकते हो. दिस इज अ जस्ट डिस्क्लोजर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक चीज बताया था. नेट इनकम के पहले नेट इनकम बिफोर टैक्स ऊपर पूरा बिफोर टैक्स होगा. नेट इनकम आफ्टर टैक्स के बाद जितनी भी चीजें होती है दिस ऑल विल बी ऑलवेज आफ्टर टैक्स. सबसे पहले एक चीज तुमको समझना पड़ेगा. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैंने कहीं लिखा था. कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस ओसीआई. ओसीआई में 4 टाइप के एडजस्टमेंट होता है. सबसे पहला पेंशन एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी,
करेंसी ट्रांसलेशन ये जो आज फॉरेन करेंसी किया इसमें नहीं आता, ओके। और कैश फ्लो हेजेस, ओके, ये सब 4 पार्ट मेरा ओसीआई में आता है। आपको बोला था कभी कभी ऐसा भी होगा कि ओसीआई से कुछ आइटम निकाल के आपको उसमें भी डालना पड़ता है। आई थिंक किधर गया, ये तो मैंने आपको सब एडजस्टमेंट बताया था, सब सब कैसे होता है, ठीक है। चलो ये सब हो गया था, उसके बेसिस पे लेट्स सॉल्व द सम्स नाउ। किधर गया, हाँ, चलो एकदम सिंपली आराम आराम से चीजें समझते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सक्लूड्स द चेंजेस इन इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। अब मेरी बात समझना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मींस ओसीआई नहीं बोल रहा, इट्स अ टोटल स्टेटमेंट। तो उसमें लॉसेस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी आता है, डिविडेंड पेड टू स्टॉक होल्डर्स भी आएगा, रिटेन अर्निंग्स में से ही निकलता है वो। अनरियलाइज्ड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन करंट एंड मार्केटेबल इक्विटी सिक्योरिटीज, ऑब्वियसली ये भी आएगा। तो सर ये कहा जाता है, एक मेरी बात समझ लो, ये जो मेरा होता है ना, इसको इट इज कॉल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम्स, पीरियड आइटम्स। और ये हमेशा हमेशा समझो मेरी बात, ये हमेशा हमेशा ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में प्लस होता है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में जाके एडेड होगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमेशा हमेशा आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके बैठेगा। ये मैं कब बताऊंगा पता है, जब अपना ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का चैप्टर आएगा ना, उसमें मैं आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस। अभी के लिए बस ये समझो, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस आइटम था, ये आइटम एक ऐसा है जो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके बैठेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज करेक्ट, सॉरी, इनकम इज करेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मस्ट ऑलवेज इक्वल और एक्सीड नेट इनकम, ये कभी जिंदगी में नहीं होने वाला, मतलब ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग। द रिलेशनशिप बिटवीन नेट इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स इज एन एनालॉगस, पता नहीं इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने बस मीनिंग निकाला। इट इज कंपेरेबल, इट इज कंपेरेबल इन सर्टेन एस्पेक्ट, in certain aspect to the relationship between other comprehensive income and accumulated other comprehensive income. Discontinuing operation are the last item recorded on the comprehensive income, ये तो कभी होने वाला ही नहीं है भाई, लास्ट आइटम थोड़ी होता है, लास्ट आइटम इज comprehensive income. Other comprehensive income is a permanent account which never gets closed, thus it carries its balance over the 1 year to the next. ओके अब थोड़ा इसको आराम से समझते हैं कि ये कैसा होगा, ठीक है। आई थिंक ना मेरे से एक चीज मिस्टेक हो गया, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इधर पे ना मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इट्स इनकरेक्ट। देखो ध्यान से, comprehensive income must always exceed net income, obviously ना, net income will be lower, comprehensive income सबसे लास्ट में आता है, this option is correct. Discontinuing operation at last item to record on a comprehensive income, comprehensive income के पहले वो सबसे लास्ट आइटम ही होता है नेट। ये देखो नेट इनकम, एक मिनट, एक काम करो, मेरे को अभी भी लग रहा है इस क्वेश्चन में ना कुछ वर्ड्स का मिस्टेक है, मैं इसको पेंडिंग छोड़ दो। Let's go on next. Ignoring taxes, which of the following situation will cause comprehensive income to decrease? Comprehensive income decrease हो जाएगा, कौन सा? An unrealized losses on trading security, a dividend payout to the company to the shareholders, a amortization of an actual pension loss, an unrealized gain on a available for sale securities. चलो any comments?
ignoring taxes, which of the following situation will cause a comprehensive income to decrease? An unrealized loss on a trading security, a dividend payout to the company's shareholder, amortization of actual pension loss, an unrealized gain on the available for sale security. Anyone? नो सर, आप ही बताओ. Okay. Just a second. एक मिनट. So let me give you explanation. उसने other comprehensive increase बोला. आराम से देखते हैं. सबसे पहला एक ट्रांजेक्शन तो इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला, which is dividend payout to the shareholder. Comprehensive में ये नहीं आता, ये retained earnings में से ट्रांसफर होगा. दूसरा एक चीज और है, इसने डिक्रीज बोला है. Obviously an unrealized gain from the available for security, इससे तुम्हारा OCI बढ़ जाएगा. अगर OCI बढ़ा तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बढ़ेगा. ओके. नेक्स्ट, एन अनरियलाइज्ड लॉस ऑन द ट्रेडिंग सिक्योरिटी. ऑब्वियसली इससे मेरा नेट इनकम कम होने वाला है. मेरा नेट इनकम कम हुआ, देन मेरा ऑब्वियसली मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कम होने वाला है. अब ना एक चीज यहाँ पे समझना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है जो मेरे को थोड़ा सिखाना पड़ेगा. इट सेज द अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्चुअल पेंशन लॉसेस. अब ये क्या हो रहा है समझना. नॉर्मली अगर मैं बोल रहा हूं कि ओसीआई में कोई एक बैलेंस था, एक एक्स बैलेंस था, आप उसको भी क्या कर रहे हो, उसको अमोर्टाइज करने वाले हो. अनरियलाइज से रियलाइज में कन्वर्ट होने वाला है, तो ये मेरा जाने वाला नेट इनकम में. तो अगर ये यहां से माइनस हुआ तो इधर पे जाके ये प्लस होने वाला है. सो बेसिकली दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी इंपैक्ट. ये कोई इंपैक्ट देने वाला नहीं. सो दैट्स द रीजन इट विल बी ओनली फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे लॉस देने वाला. अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्चुअल पेंशन लॉस मींस ओसीआई से निकाल के मैं इसको नेट इनकम में डाल रहा हूँ. आई कैन से दैट इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दिस इज अ रिक्लासिफिकेशन. चलो आगे. Which of the following items is included in accumulated and other comprehensive income or a loss? OCI का पूछा है सिर्फ उसने. Unrealized gains and losses from a derivative property, it is not cash flow hedges. Unrealized holding and gains, losses on a security classified as a trading, nahi boss. A reduction in the stockholders' equity related to the stock employee. Prior service cost not previously recognized as a component of net period cost. अब मेरी बात समझना, ये ना जो क्वेश्चंस है ना ये पहले का थोड़ा सा एक साल पहले का, तो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सम्स. बट ना अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें से ये तो पक्का नहीं है तीनों. अभी ये भी क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज ओनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन. These is prior service cost not previously recognized as a component of net period pension cost. Now you are recognizing it. Okay, so this is a part of pension cost, is obviously it's a part of OCI. Next, fifth. For ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को देखना पड़ेगा. फॉर फिजिकल ईयर एंडेड 31st year 1, सेफ इंस्ट्रूमेंट कंपनी reported a net sales, gross profit and operating income 375, 180. अभी क्या क्या दिया प्लीज उसमें समझना. उसने ऑपरेटिंग इनकम दिया आपको फाइनल 135 respectively. The company also reported a net interest expenses. Operating income is nothing but is your EBIT. So EBIT में से यहाँ पे अभी इंटरेस्ट लेस किया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज 45. So I'm deducting that. Okay, ये what this will give you 135 minus 45. This will give 135 minus 45. This will give you 90. 90. ये आपका है EBT. Next, it says tax rate is 40%. Tax at the rate 40%. So 90 multiplied by 40%. This is 36 minus equal to 54. Income statement discontinuing operation a loss of 20. So I will always deduct discontinuing operations of 20. ये यहाँ पे 20 है. 20. So this is my net income. If you notice 54 minus 20, this will give you 34. Net income is 34. Okay, both. And had a other comprehensive item totaling to 3.5. 3.5 is your OCI. It says what is the total amount of your comprehensive income.
So 34 plus 3.5. This is coming to 37.5. Answer is A. समझा ना ये वाला? Next, sixth. Lyft Inc. has the following four hedging in portfolio marketable securities. Bond W, classified as available for security. Question ही देखते हैं क्या है. Which of the following events will impact Lyft's other comprehensive income balance? Okay. इसमें से एक ही चीज है जो मेरे को हर्ट करेगा, which is Bond W. Bond W's unrealized gain is a part of OCI. Simple. Seventh. A company reported the following information. What should be the company report as a comprehensive income on 31st? आ जाओ, simple है. एक चीज अपने को नोटिस सिर्फ करना पड़ेगा. 8 lakhs, 6 lakhs, operating expenses is 90. चलो, let's do this. 8 lakhs minus 6 lakhs. Okay. Then operating expenses is 90. So 8 lakhs minus 6 lakhs minus 90, 1110. Now this is holding gain net of tax 30. This will come to 140. Answer is C. Next. Now this is important. 8. A company reported reported the following information for the year 1. Net income is 34. Owner's contribution is 9,000. Deferred gain, cash flow hedges 8,000. Foreign currency translation gain is 2,000. Prior service cost not recognized in a net period pension cost. Means अभी तक वो OCI में. Okay, since this is a cost, this is a minus. What is the amount of other comprehensive income? सबसे पहली चीज, ऊपर का दो चीज तो नहीं आने वाला. Very simple. So this will be 8,000 plus 2,000 minus 5,000. This is totaling to $5,000. Okay, OCI is over. एक सम था, मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है उसमें. चलो, नाउ प्लीज कम टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. फटाफट हो जाएगा. आई नो थोड़ा सा लेट हो रहा है आज, बट हो जाएगा तो इट्स यू विल फील नाइस. ठीक है. पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं. हाँ जी, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला दो तीन चीज. जिस साल में आपको दो कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए. एक तो डिस्पोज, अगर उस साल में डिस्पोज कर दिया है, या तो हेल्ड फॉर सेल किया, तो उसी साल में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है आप उसको 2024 में ही रिकॉर्ड करेंगे. जो भी आपका एक्सपेक्टेड 2025 में होने वाला है तो आप उसको 2025 में रिकॉर्ड करेंगे, उसको 2024 में इंपैक्ट नहीं देने वाले हैं. इम्पेयरमेंट लॉस एक लौता एक्सेप्शन है जिसको आप करंट ईयर में इंपैक्ट दे सकते हो. इम्पेयरमेंट लॉस यू कैन रिवर्स, बट उतना ही कर सकते हो जितना आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया. यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था. उसके बाद चलो लेट्स सॉल्व द सम. आगे इट सेज ड्यूरिंग ईयर Jan 3 दीपक कॉर्प एग्रीड टू सेल मतलब हो गया बॉस, हेल्ड फॉर सेल. पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एंड द प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ हार्ड डिविजन. The decision represent a major strategic shift. मतलब obviously discontinued operation है, छोटा मोटा चीज नहीं हुआ. Deepak and will have a significant effect on its operation and the financial result. The sale was completed on a Jan 15 year 4. Please मेरी बात समझो. दो तीन चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे. It is year 3. It is year 4. ओके, कंप्लीटेड हुआ है 4 में, बट कंडीशन तो उसी टाइम आ गया ना, ईयर 3 में ही आ गया था. चलो, सेल वाज कंप्लीटेड ऑन 15 Jan year 4. द रिजल्ट गेन ऑन दिस डिस्पोजल ऑफ 9 lakhs. प्लीज मेरी बात समझो, ये आया आपका ईयर 4 में, ये आप इसको ईयर 3 में नहीं लिख सकते. हार्ट ऑपरेटिंग लॉसेस वेयर 6 lakhs फॉर द ईयर 3. लॉसेस में लिख रहा हूं यहाँ पे 6 lakhs year 3 and 50,000 for the period Jan 1 to 15 year 4.
Obviously this is in year 4, तो मैं यहाँ पे I'm going to deduct this 50,000. Okay, so not expense, it's a loss, my friend. Loss, gain and loss. Disregarding to the income taxes, what amount of gains and losses should be reported in a comparative year 4, year 3? Year 3 में you are going to report 6 lakh and year 4 में you are going to report 8,50,000. I hope you understand. Answer is C. Next. Envoy company manufactures and sells household product. Envoy experienced losses associated with its small appliance group. Operations and cash flow for this group can be clearly distinguished from the rest of the Envoy's operation. देखो बॉस, ये कंडीशन सप्लाई हो गया, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा था. Envoy plans to sell small appliances group with its operations. What is the earliest point at which Envoy should report the small appliances group as a discontinued operation? मैं आंसर देखूंगा भी नहीं, मैं सीधा बोलूंगा the moment it is kept for held for sale. ये सबसे अर्लियर पॉइंट होगा ना कि मेरे को पता है कि आज हेल्ड फॉर सेल मैंने आज बुक कर दिया बॉस, ये मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा टू कंसिडर दिस एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. नेक्स्ट, इवन दिस इज वेरी सिंपल. देखो आ जाओ. On year 3, year 1, December 31st, year 1, a board of directors of Maxi Manufacturing Inc. committed to plan to discontinue the operation of Alpha division. 31st December, year 1. Committed to plan, held for sale. The decisions represent a major shift. Obviously, ये भी condition satisfy होगा, and will have a significant effect on its operation and financial result. Maxi estimated that Alpha's year 2 operating loss would be 5 lakhs, and that fair value of a Alpha facility was 3 lakh less than their carrying amounts. मेरे को इतना पता है कि ईयर 2 में ना अगर मैं ये चार्ट बनाऊं तो मेरे को यहाँ से ये पता चल रहा है कि देख बॉस, एक ईयर 1 है, एक ईयर 2 है. ईयर 2 का फाइनली उसने मेरे को लॉस दे दिया है 5 lakhs. Okay, the estimate 2 turned out to be correct. Alpha 1's operating losses were 14 lakhs. Okay, and division was actually sold for 5 lakhs. चलो, पहली चीज ईयर 1 का लॉस उसने 14 lakhs दे दिया है बॉस, लिख के उसने 14 lakhs. And divisions eventually sold for 4 lakhs. 4 lakhs less than its carrying amount. Maxi's effective tax rate is 30%. In its year 2 statement, what amount Maxi report as a loss from a discontinuing operation? Please मेरी बात समझो. अभी यहाँ पे ये सेल कभी हुआ? This is in year 2. आप बोल रहे हो यार मेरे को पहले से 5 लाख का लॉस था और मैंने 4 लाख जो भी मेरा वैल्यू था 3 लाख लेसर देन कैरिंग अमाउंट, मतलब टोटल इफ यू नोटिस मेरा 1 लाख का मेरे को लॉस हो रहा है, लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू. ओके, 4 minus 3 it is 1 lakh. तो मैं बोलूंगा यार 1 लाख का मेरा और लॉस हो गया यहाँ पे. सो टोटल माय लॉस इज कमिंग टू 6 lakhs. 6 lakhs. अभी ऑब्वियसली उसने टैक्स रेट भी दिया, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 0.7 की 1 माइनस टैक्स. आप 30% लेस भी कर सकते हो. 6 lakhs multiplied by 0.7, this is coming to 4,20,000. 4,20,000. ओवर. सो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ क्या क्या इस चैप्टर में था अपना. बैलेंस शीट इज ओवर. नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट इज ओवर. आगे क्वेश्चंस हो गया, पीएल का हो गया था. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ओवर. अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम इज ओवर. अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया. एंड नेक्स्ट तुम्हारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस भी ओवर होगा. लास्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो टॉपिक था. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल 1 पूरा. ओके, इंक्लूडिंग सम्स. जब भी आपको टाइम मिले प्लीज इसको रिवाइज कर लेना. एंड आई एम गोइंग टू, वंस यू टेक एडमिशन, मैं आपको अपने एप्लीकेशन का लिंक दूंगा जहाँ पे ये ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने डाल दिए. ओके, सो वहां से यू कैन एक्सेस एवरीथिंग. कल शायद